इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, चाहे वो रूलर्स के बारे में हो या फिर यहाँ के आर्किटेक्चर या लिटरेचर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किस पीरियड में एग्जिस्ट करता था। तो एग्जिस्ट करता था 1526 एडी से लेके 1857 तक, लेकिन बीच में एक छोटे से टाइम पीरियड 1540 से 1555 जो 15 साल का ड्यूरेशन है, इसमें ये एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ऐसा क्यों था ये हम बाद में देखेंगे। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लोधी डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी और उसे ख़त्म करके मुगल डायनेस्टी ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। और ये क्यों हुआ था, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के कारण हुआ था 1526 एडी में। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के बाद से मुगल रूल एस्टैब्लिश हो गया था और ख़त्म हुआ था जाके कब, 1857 में। यानी 1857 में क्या हुआ था, फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर सिपाही म्यूटनी जिसे कहा जाता है, और उसके बाद से मुगल्स को रेड फोर्ट छोड़ना पड़ा था, ठीक है, और क्राउन का रूल आ गया था इंडिया में। तो चलिए मुगल एम्पायर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं, देखते हैं कौन से वो 3 पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट होगा मुगल रूलर्स 1। तो मुगल रूलर्स 1 में आएंगे हम लोग, बाबर को पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। और उसके बाद एक छोटा सा गैप आ जाता है जो मैंने बताया 1540 से 1555 के बीच, और वो आ जाता है अफगान रूल, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट करके अफगान रूल को एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने मुगल रूलर्स को 2 पार्ट में बांटा है। मुगल रूलर्स 1 जो अफगान रूल के पहले होगा यानी बाबर और हुमायूं, और सेकंड पार्ट में होगा मुगल रूलर्स 2, ठीक है। तो अफगान रूल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मुगल एम्पायर, ठीक है। तो मुगल रूलर्स 2 में कौन कौन आएंगे हम लोग देख लेते हैं। तो मुगल रूलर्स 2 में आएंगे सबसे पहले अकबर, और फिर और सेकंड पार्ट में होगा मुगल रूलर्स 2, ठीक है। तो अफगान रूल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मुगल एम्पायर, ठीक है। तो मुगल रूलर्स 2 में कौन कौन आएंगे हम लोग देख लेते हैं। तो मुगल रूलर्स 2 में आएंगे सबसे पहले अकबर, और फिर आएंगे उनके बेटे जहांगीर, देन आएंगे शाहजहां, एंड फाइनली आएंगे औरंगजेब, ठीक है। इसके बाद कुछ लेटर मुगल्स आएंगे जो कि वीक मुगल्स होंगे, और फाइनली 1857 में मुगल्स का डायनेस्टी का एंड हो जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मुगल आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में। ये पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले मैंने सोचा था सिर्फ 3 वीडियो बनाऊं जिसमें तीनों पार्ट को कवर कर सकूं, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि काफ़ी लंबे हैं एक एक टॉपिक, इसलिए मैंने इन्हें छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बाबर को इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं। तो बाबर के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर हैं, और ये फाउंडर कैसे बने ये भी मैंने बताया कि इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था इन 1526 एडी। ये बात मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको बिल्कुल ही याद रखना है, ठीक है। 1526 एडी में इब्राहिम लोदी को बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराकर मुगल डायनेस्टी की स्थापना की। तो चलिए बाबर के बारे में कुछ और फैक्ट जान जाते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है ही ब्रॉट गन पाउडर टू इंडिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में इससे पहले किसी रूलर ने गन पाउडर का यूज लड़ाई में नहीं किया था, और बाबर से पहले थे जिन्होंने लड़ाई में गन पाउडर का यूज किया, तोपों का यूज किया, जिसके कारण इन्होंने जंग जीती, ठीक है। फिर एक और बैटल देख लेते हैं। फिफ्टीन 1527 में बैटल हुआ, बैटल ऑफ खनवा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, और इसमें बाबर ने हराया था राजपूत किंग राणा सांगा को, जो कि मेवाड़ के किंग थे, और ये काफ़ी ब्रेव किंग, इनकी ब्रेवरी के काफ़ी किस्से सुने हैं। मैंने भी अपने क्लास 5 के हिंदी में एक पोएम पढ़ा था राणा सांगा की बहादुरी के बारे में, तो ये इनके काफ़ी किस्से हैं हमारे इतिहास में। तो 1527 आपको याद रखना है, बैटल ऑफ खनवा, जिसमें बाबर ने डिफीट किया था राणा सांगा को। इसके बाद एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम था तुजुक-ई बाबरी,
ठीक है। एक चीज आप याद रख सकते हैं, जितने भी बायोग्राफी है वो तुजुक करके है, ठीक है, तुजुक ई बाबरी। बाद में हम देखेंगे कि एक और ऑटोबायोग्राफी लिखा जाएगा और वो होगा तुजुक ई जहांगीरी, ठीक है। तो टोटल 2 मुगल एम्पायर्स ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है। तो ये लिखा था इन्होंने टर्क में, लेकिन इसे फिर पर्शियन में किया था ट्रांसलेट, और किसने ट्रांसलेट किया था वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है। और फिर इसका नाम पर्शियन में रखा था बाबरनामा, ठीक है। तो बाबरनामा और तुजुकी बाबरी दोनों एक ही बुक है, बस डिफरेंट लैंग्वेज में है, ठीक है। तो चलिए अब इनकी मौत की बात करते हैं। तो इनकी मौत हुई थी 1530 एडी में और हुई थी आगरा में, लेकिन इनके जो टोम्ब है और इनका जो मकबरा है वो काबुल में है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि इनका टोम्ब कहाँ है, ठीक है। तो इनकी डेथ हुई थी आगरा में, लेकिन फिर इनका टोम्ब बनाया गया था काबुल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 1530 एडी में एक छोटे से स्पैन के बाद ही 4 साल के बाद इनका एंड हो जाता है बाबर का रूल। तो चलिए बाबर के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा हुमायूं के रूल के बारे में, और हुमायूं के रूल के बारे में हम के बाद पढ़ेंगे अफगान रूल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। लास्ट क्लास में मुगल एम्पायर में हमने बाबर के रूल के बारे में पढ़ा था, तो इस बार पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के रूल के बारे में, और फिर पढ़ेंगे अफगान रूल यानी सूरी डायनेस्टी के रूल के बारे में। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तो किस पीरियड में रूल किया, तो 1530 से 1540 और फिर बाद में 1555 में। तो बीच में ये जो 15 साल का गैप है, इसमें सूरी डायनेस्टी यानी अफगान रूल ने रूल किया। तो ये कैसे होता है, चलिए हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हुमायूं के बारे में कुछ फैक्ट्स जान जाएं। तो हुमायूं सेकंड रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी थे, और फर्स्ट रूलर बाबर थे और सेकंड उनके बेटे हुमायूं बने, ठीक है। अगर बुक की बात करें तो हमने पढ़ा था बाबर ने अपना खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा था, पर हुमायूं के केस में ऐसा नहीं है। उनकी बायोग्राफी उनकी सिस्टर गुलब्ता बेगम ने लिखी। तो ये याद आप रखिएगा कि हुमायूं के बायोग्राफी को गुलब्ता बेगम ने लिखी है, ठीक है, जो कि उनकी सिस्टर थी, और इस बुक का नाम क्या था, हुमायूं नामा, ठीक है। तो ये था इनके बुक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हुमायूं ने जो कुछ बैटल्स लड़े और ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके कारण 15 साल के लिए हुमायूं से जो तख्त है वो छिन गई दिल्ली की, ठीक है। तो ही फॉट 2 इम्पोर्टेंट बैटल्स जिसके कारण ये जो होल सिनेरियो आगे बढ़ा, और वो 2 बैटल जो थे वो थे बैटल ऑफ चौसा सबसे पहले, तो सबसे इम्पोर्टेंट बैटल जो कि बार बार पूछा जाता है, और दूसरा है बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है। तो ये दोनों बैटल के अपडेट याद कर लीजिए, 1539 एडी और 1540 एडी। इसमें से बैटल ऑफ चौसा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों बैटल में क्या हुआ, ही वॉज डिफीटेड बाई शेर शाह सूरी, ठीक है। तो शेर शाह सूरी एक अफगान ओरिजिन के रूलर थे, अफगान के रूलर नहीं थे, अफगान ओरिजिन के थे। ये असल में इनके जो पेरेंट थे वो बिहार से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो लेकिन इनकी जो ओरिजिन है वो अफगान थी। तो इसके कारण जो है सूरी डायनेस्टी दिल्ली पे आ गई, और सूरी डायनेस्टी में आने के बाद हुमायूं को क्या करना पड़ा, तो हुमायूं को भागना पड़ा, और हुमायूं ने एक्साइल में भागकर कहाँ चले गए थे, वो ईरान चले गए थे, ठीक है। और ही स्पेंट अराउंड 15 ईयर्स यानी 15 साल इन्होंने एक्साइल में बिताया ईरान में, ठीक है। और इस 15 साल में अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में सूरी डायनेस्टी ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे, शेर शाह सूरी, ठीक है। बहुत ही फेमस रूलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर शेर शाह सूरी। तो चलिए शेर शाह सूरी और सूरी डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करने में, ठीक है। तो शेर शाह सूरी यानी अफगान रूल हम कहेंगे इसे, क्योंकि ये अफगान ओरिजिन के थे, ठीक है। ये कितने सालों तक चली, 15 साल तक, 1540 से 1555 एडी तक चली, ठीक है। और ये अफगान रूल, ये जो सूरी डायनेस्टी का रूल था, इसके फाउंडर थे शेर शाह सूरी, लेकिन इसके अलावा कुछ और रूलर्स भी आए, ठीक है। तो ये कैसे आई, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया अभी, तो एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। 2 बैटल, जो बैटल ऑफ चौसा था और बैटल ऑफ कन्नौज था, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बैटल्स है, आपको याद रखने हैं, और दोनों का डेट भी याद रखना है, ठीक है। तो इन दोनों के बैटल्स में जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराने के बाद सूरी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया दिल्ली में। और फिर इनको लेकिन इसलिए नहीं
याद किया जाता है? इनको याद किया जाता है इनके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिए। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि वाई इज शेरशाह सूरी फेमस, तो ठीक है, उसमें एक ऑप्शन था फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, तो वो होगा आंसर। बाकी बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिए, ठीक है। तो बहुत ही इनको तारीफ किया जाता है उसके कारण। तो चलिए कुछ कुछ देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जिन्होंने किए। तो इन्होंने ही जो सिल्वर रुपया जो था, जो कि काफ़ी दिनों तक चला, वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स को, जिसे रुपया कहा जाता था, वो शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ये जो रुपया, ये पूरे होल एक तरह से कह सकते हैं एम्पायर में कॉमन एक करेंसी के रूप में चलता था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट्स और मेजरमेंट्स को एक स्टैंडर्ड कर दिया, और पूरे होल डायनेस्टी में, मतलब पूरे होल एम्पायर में, ठीक है, जहाँ जहाँ इनका रूल है। तो एक स्टैंडर्ड वेट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट फिक्स कर दिया कि यही मेजरमेंट हर जगह यूज होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप था। इसके अलावा इन्होंने कम्युनिकेशन को बढ़िया करने के लिए जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया, ठीक है, जो कि था कोलकाता से पेशावर तक, ठीक है। तो ये जीटी रोड आज भी इसका कुछ पार्ट जो कि कोलकाता से दिल्ली तक है वो NH2 के रूप में मौजूद है, जीटी रोड, और इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बहुत बार कि जीटी रोड किस रूलर ने बनवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन में कई मुगल रूलर्स रहेंगे, लेकिन आंसर होगा इसका शेरशाह सूरी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे जो कि शेरशाह सूरी ने करवाए, ठीक है। तो अब जान जाते हैं इनकी थोड़ी डेथ के बारे में। तो इनकी जो डेथ हुई उसके बाद इनकी जो बॉडी है उसको बरी किया गया सासाराम में, जो कि करेंटली बिहार में है, ठीक है। तो सासाराम में इनका मकबरा मौजूद है, बहुत ही सुंदर है वो जगह, आप देख सकते हैं, सराउंडेड बाय वाटर। तो ये यहाँ पे इनका जो है कह सकते हैं टोम्ब है सासाराम में, ठीक है। तो ये एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इनका टोम्ब कहाँ है शेरशाह सूरी का, तो वो सासाराम में है, ठीक है। अब इनका कुछ आर्किटेक्चर, इनका रोल देखें तो पुराना किला इन्होंने दिल्ली में बनवाया है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पुराना किला किसने बनवाया, तो शेरशाह सूरी बनवाया। तो आपको क्या क्या कुछ याद रखने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस याद रखने हैं, रुपया याद रखना है, इसके अलावा जीटी रोड याद रखना है, और इनका टोम्ब याद रखना है, और साथ साथ पुराना किला। तो चलिए अब शेरशाह सूरी के रूल तो ज़्यादा दिन नहीं चला, उसके बाद आ गए जो लास्ट रूलर थे वो थे मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। सूरी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, और इनका रूल खत्म हुआ 1555 में, जब इनको हुमायूं का रोल यहाँ फिर से वापस आता है। हुमायूं फिर से रिटर्न करते हैं और डिफीट करते हैं 1555 में मोहम्मद आदिल शाह को, और दिल्ली से भगा देते हैं। और फिर बाद में 1556 में अकबर द्वारा भी ये डिफीट होते हैं, ठीक है। तो इन्हें इनका रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है उस टाइम। तो अकबर के समय, ये 1556 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में पढ़ेंगे, जब मोहम्मद आदिल शाह के एक जनरल जिनका नाम हेमू था, उन्हें अकबर ने हरा दिया था, ठीक है। तो हुमायूं का हम देख रहे हैं फिर से 1555 में वापसी होती है। तो चलिए आते हैं बैक टू हुमायूं इन 1555 AD। तो हमने पढ़ा था कि सूरी डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई थी, ठीक है, और 1540 AD के बाद, और उसके बाद 15 साल तक हुमायूं को एग्जाइल में रहना पड़ा था ईरान में। लेकिन 1555 में हुमायूं ने वापसी की और फिर अपना तख्त को वापस छीना, ठीक है। तो आफ्टर डिफीटिंग मोहम्मद आदिल शाह, वो उन्होंने वापस किया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि हुमायूं ने किस रूलर को हराकर वापस पाया दिल्ली के तख्त को, तो वो होगा मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह जो कि लास्ट सूरी डायनेस्टी के रूलर थे, और कब आए थे, 1555 AD में। लेकिन आने के पास ये ज़्यादा दिनों तक रूल नहीं कर पाए। इनकी जो डेथ है वो एक अनफॉर्सीन एक्सीडेंट के कारण हुई, और 1556 AD में हुई। तो यानी कुछ महीनों बाद ही जब इन्होंने दिल्ली को कब्जा वापस किया, तो इनकी मौत हो गई। वो भी किस कारण से, तो सीढ़ियों से गिरने के कारण से, अपने लाइब्रेरी के, ठीक है। तो फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स, ही डाइड फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। तो देख सकते हैं कि ज़्यादा दिन हुमायूं रूल नहीं कर पाए आफ्टर कमिंग बैक टू दिल्ली। तो 1556 में फिर छोटे उम्र के अकबर, जो कि उस समय सिर्फ 14 साल के थे, उन्होंने तख्त को संभाला। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपको अकबर के पहले तक हमने पढ़ा था, इसके जो पहले रूलर थे वो थे हुमायूं, और हुमायूं के बाद अकबर आए, और फिर अकबर के बाद जो रूलर आएंगे वो होंगे जहांगीर। तो इस पैटर्न को आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अकबर के एक बार अर्ली लाइफ को थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने देखा था 1555 AD में हुमायूं ने
सूरी डायनेस्टी से यानी अफगान रूल से तख्त वापस लेकर मुगल रूल में लाया था, लेकिन 1556 में ही उनकी मौत हो गई थी। तो 1556 में एक अर्ली एज में यानी सिर्फ 14 साल की एज में अकबर को तख्त संभालना पड़ा था। तो इसलिए 1556 से 1560 एडी यानी 4 साल तक बैराम खान के अंदर उन्होंने रूल किया। तो बैराम खान एक तरह से कह सकते हैं वफादार थे मुगल डायनेस्टी के। तो अकबर रूलर थे, लेकिन बैराम खान उनके तरफ से जो भी लड़ाइयाँ लड़ते थे या फिर डिसीजन लेते थे। तो 1560 में अकबर ने 18 साल के हुए और उन्होंने तख्त संभाला, लेकिन फिर भी 1560 से 1562 तक यानी 2 साल तक महामंगा एक थी। तो उनके एक तरह से इन्फ्लुएंस में वो काम करते थे, तो उनको कठपुतली की तरह नचाया जाता था अकबर को। तो इसलिए इस 2 साल के रूल को पेटीकोट रूल भी कहा जाता है। लेकिन फिर 1562 में अकबर ने इससे अपने आप को अलग कर लिया और महामंगा के जो भी जाल है उन्हें पकड़ लिया था। तो इसलिए वहां से हम कह सकते हैं 1562 से वो इंडिपेंडेंट रूलर बने थे। ठीक है, तो अब एसएससी के पर्सपेक्टिव से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो अकबर से काफी आते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बैटल्स उन्होंने लड़े हैं वो देखते हैं। तो रूलर बनते ही यानी 1556 एडी में ही उनको पहला बैटल लड़ना पड़ा और उस बैटल को लीड किया था बैराम खान ने, लेकिन रूलर उस समय अकबर ही थे। तो वो था बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो ये बैटल में जो 2 लड़ाई हुए थे उसमें कौन कौन थे, एक थे अकबर, दूसरे साइड थे हेमू। ठीक है, तो अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ा था, जो लीड किया था वो थे बैराम खान ने। ठीक है, और बैराम खान ने हराया था हेमू को। हेमू कौन थे पहले ये देख लेते हैं। तो हेमू थे जनरल थे मोहम्मद आदिल शाह के। तो मोहम्मद आदिल शाह के बारे में हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि वो कौन थे। मोहम्मद आदिल शाह जो है लास्ट रूलर कह सकते हैं, जो थे वो अफगान रूल के लास्ट रूलर थे मोहम्मद आदिल शाह सूरी डायनेस्टी के। ठीक है, तो वो दिल्ली से तो चले गए थे 1555 एडी में ही, लेकिन वो पूरी तरह से हारे नहीं थे। तो 1556 एडी में उनको पूरी तरह से हराया बैराम खान ने। ठीक है, फॉर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। नेक्स्ट बैटल हम देखते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर ने डिफीट किया था महाराणा प्रताप जो कि राजपूत रूलर थे उनको। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये 2 बैटल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, दोनों का टाइम भी आपको याद रखना है। तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 यानी तुरंत उनके रूलर बनते ही, और बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था 1576 यानी ठीक 20 साल बाद। ठीक है, तो इतने दिन में आपको कितने सारे बैटल्स याद करने होंगे मुगल से। 1526 में अगर हम देखें तो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फिर 1528 में हुआ था एक बैटल, लेकिन वो आपको याद नहीं रखना है। फिर 1539 बैटल ऑफ चौसा, फिर 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी। चलिए, तो इन बैटल्स के बाद आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने फतेहपुर सिकरी नाम की जो सिटी है वो अकबर ने ही बनाया था और फिर अपने कोर्ट को वहां शिफ्ट किया था। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ था इसके पीछे हम कारण जानते हैं। तो अकबर ये एक पर्सनल कारण से हुआ था। तो अकबर की संतान नहीं हो रही थी, तो वो काफी टेंशन में से आ गए थे। ठीक है, तो लेकिन फिर जो ये सलीम चिश्ती जो थे उनके आशीर्वाद से फिर उनको एक बेटा हुआ जो कि थे जहांगीर। ठीक है, तो उनके ऑनर में इन्होंने फतेहपुर सिकरी बनाया और अपना कोर्ट को फतेहपुर शिफ्ट किया, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सलीम चिश्ती के बारे में। ठीक है, तो अब एक और अब क्वेश्चन अब पे आ जाते हैं कि हु फाउंडेड द रिलीजन दीन इलाही। ठीक है, तो एक नया रिलीजन इन्होंने बनाया दीन इलाही। तो हम देख सकते हैं एक थोड़ा लिबरल माइंडेड ये थे और चाहते थे कि सब रिलीजन का अच्छा चुन के हम एक नया रिलीजन बनाए। तो वो एक रिलीजन बनाया था दीन इलाही इन्होंने। ठीक है, और फिर जजिया जो टैक्स था जो हमने देखा था फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था, जो कि रिलीजियस टैक्स था, उसे भी अबॉलिश किया था अकबर ने। ठीक है, तो अब इनके थोड़े कोर्ट में आते हैं। तो कोर्ट में इनके 9 जेवल थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। तो 9 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस अलग अलग फील्ड से थे, उनके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। तो सबसे पहले अबुल फजल। तो अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो कि बायोग्राफी थी अकबर की। दूसरे जो थे फैजी। तो फैजी एक कवि थे, इन्हें राज कवि भी कहा जाता था। ठीक है, तो इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लीलावती लिखी है। तो कभी कभी पूछ सकते हैं लीलावती बुक किसने लिखी, तो वो फैजी थे। ठीक है, और फैजी को ही राज कवि भी कहते थे। तो ये तो 2 हो गए अबुल फजल और फैजी। इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जेवल नवरत्न में से एक थे वो थे बीरबल, और बीरबल को कवि राज भी कहा जाता था। ठीक है, और इन तीनों के बारे में एक स्पेशल चीज आपको याद रखना है कि ये तीनों ने दीन इलाही को अडॉप्ट किया था। ठीक है, अबुल फजल, फैजी और बीरबल। और बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही को अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो बीरबल को ही कवि राज या कवि प्रिय भी कहा जाता था, याद रखें आपको।
ठीक है। इसके अलावा अब चौथे जो आते हैं वो है तोदरमल। तो तोदरमल कौन थे? तोदरमल रेवेन्यू सिस्टम के एक तरह से कह सकते हैं जिम्मेदारी इनके ऊपर थी रेवेन्यू सिस्टम की। तो इन्होंने एक नया बंदोबस्त या फिर जब्ती सिस्टम लाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि तोदरमल ने ही बंदोबस्त या फिर जब्ती सिस्टम लाया था और ये अकबर के रूल में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और मनसबदारी सिस्टम भी एक आया था, वो भी आपको याद रखना है, अकबर के टाइम ही हुआ था। तो चलिए, ये था अकबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के बारे में अगर हम बात करें तो जहांगीर का सबसे पहले देख लेते हैं इनके पीछे और आगे कौन कौन थे। तो पीछे थे अकबर और जहांगीर के बाद शाहजहां आते थे और उनके बाद आएंगे औरंगजेब, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, आप ध्यान से देखिएगा। जहांगीर के बाद शाहजहां आएंगे और फिर आएंगे औरंगजेब, ठीक है। और जो बीच का दोनों जहांगीर और शाहजहां हैं वो हम अभी पढ़ लेते हैं। तो जहांगीर का ही नाम सलीम भी था और इन्हें शेखो बाबा भी कहते थे, ठीक है। तो आपने अगर मुगले आजम मूवी देखी होगी तो उसमें सलीम सलीम करते थे, तो वो जहांगीर ही थे, ठीक है। और बचपन में इनका नाम शेखो बाबा भी था। तो अब इनके कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं जो कि एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और वो थे कि ही मैरिड नूरजहां, ठीक है। तो नूरजहां का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि नूरजहां से काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इनका असली नाम क्या था। तो इनका असली नाम था मेहरुल निसा, ठीक है। तो मेहरुल निसा, और इन्हें कभी कभी टाइटल बादशाह बेगम के रूप में भी जाना जाता है। तो इनका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन में इनका काफी बड़ा रोल था, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दिनों बाद एक ऐसी मतलब लेडी आई थी जो एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो इनके नाम पे कई कॉइन्स भी इशू करवाए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इनका रियल नेम मेहरुल निसा और इनका जो एक टाइटल मिला था बादशाह बेगम का, ठीक है। तो ये हो गया इनकी वाइफ के बारे में। अब इन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है। तो दो रूलर हो गए जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। एक हो गए बाबर जिन्होंने तुजुकी बाबरी लिखी थी और एक जहांगीर जिन्होंने तुजुकी जहांगीरी लिखी है, ठीक है। दो ऑटोबायोग्राफी। तो जहांगीर के बारे में आपको एक और फैक्ट आपको याद रखना है जहांगीर के बारे में कि जो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 4 5 बार आ चुका है और जरूर है कि नेक्स्ट बार भी आएगा, ठीक है। तो 2 इंग्लिश पीपल आए थे, ठीक है। एक थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। और दूसरे थे कैप्टन सर थॉमसन रो, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपको याद रखना है 2 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे। एक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव और एक किंग जेम्स I के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस पहले आए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, करीब 1607 या 8 के करीब आए थे। और फिर 1616 में करीब आए थे सर थॉमसन रो, ठीक है। तो जेम्स I के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये दोनों आपको याद रखना है। उनसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है और उस, ठीक है। तो जहांगीर के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो है शाहजहां। तो उनके बारे में हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, उनके बारे में ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। उनसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है और उससे हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, एक अलग टॉपिक के रूप में। तो शाहजहां के पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मुगल भी कहा जाता है। तो क्यों गोल्डन एज कहा जाता है ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है। इतने सारे आर्किटेक्चर मार्वल्स उनके टाइम बने, आर्ट अपने जेनिथ पर जहांगीर के टाइम में पहुंच ही चुका था। तो हम देख सकते हैं इसलिए शाहजहां के टाइम को गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर भी बोला जाता है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी के अलावा एक तरह से आर्ट और जो कह सकते हैं आर्किटेक्चर वो अपने जेनिथ पर पहुंच गया था, ठीक है। तो हिज लास्ट डेज वर लेकिन वे बहुत पेनफुल। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के कारण। क्योंकि औरंगजेब जो इनके बेटे थे शाहजहां के, उन्होंने इन्हें इम्प्रिजन कर दिया था, ठीक है, आगरा फोर्ट में। तो ये बहुत ही इनका लास्ट जो है वक्त दुखद के साथ बीता। और अपनी फिर बेटी इनकी सेवा करती थी जो शाहजहां की बेटी थी, और फिर उन इम्प्रिजनमेंट में ही इनकी मौत हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कुछ 2 फ्रेंच ट्रैवलर्स आए थे। इनमें से एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेवरनियर, ठीक है। तो 2 एक आए थे, एक बर्नियर आए थे, एक ट्रेवरनियर आए थे। लेकिन ट्रेवरनियर और का नाम तो आपको बिल्कुल याद रखना है, और ये फ्रेंच ओरिजिन के थे, ये भी आपको याद रखना है। तो शाहजहां के बारे में आपको इतना ही जानना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आ जाएंगे औरंगजेब के रोल के बारे में, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ लेटर मुगल्स के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये थोड़ा जो लंबा वीडियो है ये पसंद आया होगा।